नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची और शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित दिशा निर्देश के विषय में। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और यदि आप यूपीएससी प्रीलिम्स या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और सबसे पहले जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा लोकसभा में 8वीं अनुसूची में भाषाओं को बढ़ाने से संबंधित सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी दी गई। फ्रेंड्स, ये बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि 8वीं अनुसूची में कुछ नई भाषाओं को शामिल करने की बात काफ़ी समय से की जा रही है और इसी दिशा में सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उनकी जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा लोकसभा में दी गई है। अब ये 8वीं अनुसूची क्या है ये जान लेते हैं। इस अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उनके विषय में बात कर देते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 344 को देख लेते हैं। आर्टिकल 344(1) के अनुसार संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है। आर्टिकल 351 यह हिंदी भाषा को विकसित करने के लिए इसके प्रसार का प्रावधान करता है ताकि यह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कार्य कर सके। हालांकि यह बात ध्यान देने योग्य है कि किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई निश्चित मानदंड निर्धारित नहीं है। अब हम जान लेते हैं फ्रेंड्स कि वो आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। तो इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। आप उनकी लिस्ट यहाँ देख सकते हैं, जिसमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी के लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो आपको पता होगा कि साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो 24 भाषाओं के लिए, 24 भारतीय भाषाओं के लिए दिया जाता है, जिनमें से 22 वो भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची के अंदर सूचीबद्ध हैं। लेकिन इसके अलावा वो 2 कौन सी भाषाएं हैं जिनके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ये आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो यदि आपको ये नहीं मालूम तो आप मालूम कीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए और आप जहां भी नोट्स बनाते हैं नोट्स बना के इसको रख लीजिए। वैसे फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। वर्ष 2003 में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ, उसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब हम बात कर लेते हैं शास्त्रीय भाषाओं के विषय में। तो सबसे पहले परिचय जान लेते हैं इसका। तो वर्तमान में ऐसी 6 भाषाएं हैं जिन्हें भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। सबसे पहली है तमिल, जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और ओडिया को 2014 में। सभी शास्त्रीय भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना होगा। कई बार एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से आप बताइए कि कौन सी भाषाएं संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल हैं जो कि शास्त्रीय भाषाएं हैं।
अच्छा तो फ्रेंड्स, अब ये जान लेते हैं कि वो कौन से मानदंड हैं जिनके आधार पर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया जाता है। तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शास्त्रीय भाषाओं के संबंध में कुछ दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं, उनके विषय में देख लेते हैं वो क्या हैं। तो इसके प्रारंभिक ग्रंथों का, अर्थात जिस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया जाना है उसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास जो है वो 1500 से 2000 वर्षों से अधिक पुराना होना चाहिए। प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो। साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो जो किसी अन्य भाषिक समुदाय द्वारा ना ली गई हो। शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा व साहित्य से भिन्न है, इसलिए इसके बाद के रूपों के बीच असमानता भी हो सकती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित करने से प्राप्त होने वाले लाभ इस प्रकार हैं। भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में प्रख्यात विद्वानों के लिए 2 प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण। दूसरा, शास्त्रीय भाषाओं में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। तीसरा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया है कि वह केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषाओं के पेशेवर अध्यक्षों के कुछ पदों की घोषणा करे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो से ज़रूर कुछ जानने, समझने और सीखने को मिला होगा। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।